नमस्कार साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। तो बताइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। लवकेश जी, फिरोज जी, तमाम साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके कमेंट भी बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, है ना? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। चलिए, प्रियांशी जी। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लासेस होगी साथियों, उसमें हम जनगणना टॉपिक को भी पढ़ेंगे और कर व्यवस्था को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक टॉपिक आपका राष्ट्रीय आय बचेगा। अगर समय रहा तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा, अगर समय नहीं रहा तो रात को 9 बजे शायद वो क्लासेस हो सकती है, नहीं तो फिर कल होगी। कल 2 बजे से 3 बजे के दौरान उस क्लासेस को करेंगे। तो आपका कल का दिन और लूंगा। कल के दिन के बाद में आप आराम से इत्मीनान से अपनी तैयारी कर सकते हैं, शानदार तरीके से आप तैयारी में लग सकते हैं साथियों। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, इत्मीनान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। बार बार एक ही कमेंट मत करिएगा कि सर सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा, है ना? पहले ही मैंने आपको चेतावनी दे दी है। यह चेतावनी वैसी ही चेतावनी है जैसे आपको पहले कहीं मूवी देखने जाते हो या कोई धारावाहिक देते हो तो बताती है ना चेतावनी कि इस धारावाहिक के सभी पात्र जो है काल्पनिक है, इसका वास्तविक घटना से कोई लेन देन नहीं है। तो वैसा ही मैं आपको यहां बता रहा हूं कि बिल्कुल निश्चिंतता के साथ केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। कमेंटबाजी पर ध्यान दोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद है यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना बनती है, ठीक है? मैं कह रहा हूं उम्मीद है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर श्योरिटी होती तो पेपर ही में बनाता, ठीक है? तब तो फिर सारा का सारा 5 क्वेश्चन जो है आपको दे देता। खैर, बिना देरी किए, बिना बात ज्यादा बढ़ाए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों आज के टॉपिक की। और सभी लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय कर व्यवस्था से संबंधित है, इंडियन टैक्स सिस्टम से संबंधित है। कल कुछ जिक्र मैंने आपको कर दिया था कि भारत में वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन करता है, तो मैंने आपको बताया था मुंबई राज्य है, ठीक है? वहीं से उसी से आगे हम आगे की बात करेंगे। कुछ समितियों का भी जिक्र कर रहा था मैंने, उन समितियों का जिक्र शायद आज भी आएगा। तो इत्मीनान से धैर्यतापूर्वक इन सभी चीजों को देखना है। आइए जरा, अगर आपको डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन अभी एडजस्ट करिएगा। इसकी कुछ स्लाइडें हमारे पास बनी हुई है वहां तक, उसके बाद फिर जो जनगणना वाला टॉपिक आएगा उसमें फिर हम स्लाइड को बदल लेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ, विविध वाली क्लास में आपकी जो यूट्यूब पर जो 27 तारीख और 25 तारीख को मैराथन होनी है, उस मैराथन में उन चीज को कवर कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों भारतीय कर व्यवस्था की। अगर हम बात करें कर की कि कर किसे कहते हैं या टैक्स किसे कहते हैं, तो साथियों यहां एक पंक्ति लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, एक वाक्य लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है। यह कंपलसरी पेमेंट है भैया, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो यह एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति, परिवार या फर्म सरकार को देती है। कर कौन देता है? तो कोई व्यक्ति दे सकता है। व्यक्ति अगर सामान लेने के लिए दुकान पर जाएगा, किसी भी एक दुकान पर जाएगा, मान लीजिए वह नमक की थैली खरीदता है, मान लीजिए वह आटा खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, तो उस पर भी टैक्स सरकार को देना होता है। अगर व्यक्ति कुछ कमाता है, उसकी कोई ना कोई इनकम है, अगर इनकम है तो भी ध्यान रखिएगा वह कुछ न कुछ मात्रा में टैक्स जो है सरकार को देता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। अगर वस्तु पर दे रहा है तो उसे हम जीएसटी के रूप में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है, मान लीजिए मैंने सरकार को मेरी इनकम पर टैक्स दिया। ऐसा मान लेते हैं कि मेरी जो इनकम है वह वार्षिक इनकम जो है 5 लाख रुपए है लगभग। तो 5 लाख रुपए पे मान लीजिए मैंने 10% को सरकार को टैक्स दिया है, यानी कि 50,000 में सरकार को टैक्स दे रहा हूं। तो सरकार क्या करेगी? क्या मैं इस बात की श्योरिटी पा सकता हूं कि सरकार को मैंने जो 50,000 रुपए दिए हैं वह सरकार मेरे ऊपर ही खर्च करे? ऐसा नहीं है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिफल। तो यहां पर समझिएगा, इस पर कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। यानी कि सरकार को जब मैं टैक्स दूंगा तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सरकार मुझे मेरे द्वारा दिए गए टैक्स पर कुछ न कुछ वापस से मुझे कुछ गिफ्ट करेगी या फिर मुझे कुछ प्रतिफल देगी। उसी को हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है? आगे बात करते हैं। अगर हम कर की विशेषताओं की बात कर ले कि आखिर करों का ये जो पालन पोषण है ये क्यों किया जा रहा है, आखिर करों की व्यवस्था क्यों की जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि करों की व्यवस्था करने का सबसे पहला कारण है, ध्यान रखिएगा, वह यह है कि कर अदा करना जो है, ध्यान रखिएगा इसकी विशेषता, इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो कर अदा करना कानूनी रूप से बाध्य है।
सरकार अलग अलग कानूनों का निर्माण करती है जिससे यह बात पता चलती है कि कर देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनकम टैक्स की हम बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स जो लिया जाता है, सरकार जो किसी व्यक्ति की आय पर कर लेती है, जिसे हम आयकर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयकर के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है आयकर अधिनियम। ध्यान रखिएगा, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961। ये एक अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार कानूनी रूप से टैक्स लेती है किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी कंपनी से या किसी से भी। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ये पहली इसकी प्रॉपर्टीज है। वहीं पर अगर दूसरी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टीज है सरकार के पास कर वसूलने का अधिकार है या सरकार के पास इसे वसूलने का अधिकार है। सरकार के पास एक गारंटी होती है क्योंकि उसके पास एक कानून है, वह उस कानून के अंतर्गत आपसे टैक्स वसूली कर सकती है। यह इसकी दूसरी विशेषता या प्रॉपर्टीज है। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल की पीडीएफ नहीं अपलोड हुई है? नहीं, मैंने बिल्कुल क्लासेस देखी है, कल की क्लासेस भी देखी है। कल रात को जो 9 बजे आपकी क्लासेस हुई थी उसमें पीडीएफ अपलोड हो चुकी है साथियों, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए, यह तो हो गई इससे संबंधित विशेषताओं की बात। आखिर इसके उद्देश्य क्या है? कर क्यों लिया जाता है? कर क्यों किसी व्यक्ति या कंपनी पर लगाया जाता है? उसके कोई खास उद्देश्य होंगे। आखिर क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य है आय का पुनर्वितरण, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, आय का पुनर्वितरण से मेरा मतलब यह है, इसको आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहां पर बताता हूं। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है, समझना, ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह 4 लाख रुपए कमाता है। कितने लाख रुपए कमाता है? 4 लाख रुपए कमाता है। अब इसके पास 4 लाख रुपए है और सरकार ने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख से लगा करके 5 लाख तक पैसा कमाता है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो 4 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा। मुझे खुद बताइए, तो 4 लाख पर 10% का टैक्स है, इसका मतलब क्या है कि 40,000 टैक्स हो गया। यानी कि ए नाम के व्यक्ति को 40,000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देना है। आ रही बात समझ में? तो 4 लाख में से 40,000 रुपए जो है आप माइनस कर देंगे साथियों, तो मेरे ख्याल से 3,60,000 जो है ये इतने रुपए बचेंगे। यानी कि ए नाम के व्यक्ति के पास में 3,60,000 रुपए बचे, लेकिन उसके पास टोटल इनकम कितनी थी? तो उसके पास टोटल इनकम थी 4 लाख। यानी कि 4 लाख को कम करके सरकार ने 3,60,000 तक लेकर के आ गई। अब ऐसा समझिएगा कि एक बी नाम का व्यक्ति है। कौन है? एक बी नाम का व्यक्ति। ये कुछ भी हो सकता है, मैं नाम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जान करके नाम नहीं लिखा है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कोई एग्जाम्पल दिया था आपको इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में, तब मेरे दोस्तों की चर्चा करी थी और उस समय मेरे दोस्तों ने जब वो वीडियो देखा दोस्तों तो बहुत ही गालियां दी मुझे, इसलिए मैं अब उनका नाम लेने से थोड़ा सा बचना चाहता हूं। ठीक है, खैर ये तो हुई बात, है ना। मैंने आपको बताया कि बी नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 2,20,000 है। कितनी है? 2,20,000 है। इसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम स्लेब में 2.5 लाख से ऊपर वाला जो व्यक्ति है जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है वही व्यक्ति टैक्स देगा। तो ये तो कोई टैक्स दे ही नहीं रहा। तो मेरे साथी, ए नाम के व्यक्ति की जब 4 लाख इनकम थी तो सरकार ने उससे 10% टैक्स लिया। इसका मतलब 40,000 रुपए उससे टैक्स के रूप में ले लिया। ठीक है, तो उसके पास में जो बचत हुई है, यानी कि अब जो खर्च योग्य आय है वह कितनी है? तो 3,60,000 है। मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर 2,20,000 कमाता है और उसके ऊपर कोई टैक्स की सीमा है ही नहीं, क्योंकि यह टैक्स स्लैब में आता ही नहीं है। मुझे बताना, इस ए व्यक्ति की और इस बी व्यक्ति के जो इनकम में अंतर अब कम हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं आय का पुनर्वितरण। एक बात और समझना, सरकार ने जो ये 40,000 रुपए इससे टैक्स के रूप में लिया है, अब सरकार क्या करेगी? गरीबों के लिए उन पैसों का खर्च करेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो सरकार सरकारी अस्पताल खुलवाएगी ताकि गरीब व्यक्ति भी सरकारी अस्पताल में जा करके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध या प्राप्त कर सके। सरकार पीडीएस का जो अनाज है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो अनाज है, जिसे कंट्रोल की दुकान से प्राप्त किया जाता है साथियों, जिसमें 1 रुपए किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो में चावल, यहां तक कि कुछ मात्रा में दाल, और पहले के समय पे तो केरोसिन भी प्राप्त होता था, है ना। तो वो उसमें बांटने में, यानी कि जनता का वेलफेयर, यानी कि पब्लिक वेलफेयर करने में इस 40,000 रुपए का खर्च कर देगी।
तो भैया जो गरीब व्यक्ति है वह भी सुविधाओं से क्यों बचे, इसीलिए यहां पर दूसरा लिखा हुआ है सेवाओं का पुनर्वितरण। और सेवाओं का पुनर्वितरण का मतलब यही होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अमीर है वह तो सारी की सारी सेवाओं को खरीद लेगा, वह तो गेहूं भी खरीद लेगा, वह तो केरोसिन भी खरीद लेगा, इवन वह तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भी भेज देगा, वह तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज भी करवा लेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसकी क्या कंडीशन होगी? तो सरकार क्या करती है कि अमीर व्यक्तियों से टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे को जनता के कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर में खर्च करती है, जिसे हम कहते हैं सेवाओं का पुनर्वितरण। उम्मीद है दोस्तों यहां पर आपको जो चीजें मैंने समझाई है ये सारी बातें इत्मीनान से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरी एक ही सलाह है कि मैं हर बातों को डबल डबल रिपीट नहीं कर सकता, आप इस वीडियो को दोबारा पुनः देख लीजिएगा, आपके डाउट मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि मास्टर से बात करनी पड़ेगी, तो टेलीग्राम चैनल तो आपके बने ही हैं, अलग अलग बैच के टेलीग्राम चैनल अलग अलग रूप से बने हुए हैं। रात को 8 बजे से 10 बजे तक आप केवल 2 मैसेज उसमें कर सकते हैं, मेंशन करके करना है। जिस टीचर से आपको जो सवाल पूछना है मेंशन करके आप उसमें पूछ ही सकते हैं और पूछते भी हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात तो रही यहां से संबंधित थी। मनोज सैनी जी कर रहे हैं सर मेरा नाम ले लो एग्जाम्पल के लिए। मनोज जी फिर आप समझ लेना, अब आप बता तो रहे हो कि मेरा नाम ले लो, लेकिन फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही ये क्लासेस खत्म हो जाएगी उसके बाद एक कंबाइंड पीडीएफ का फोल्डर आपकी एप्लीकेशन में ही, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में ही बना हुआ मिलेगा आपको, जहां पर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है उन सब का कंबाइंड पीडीएफ वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं हमारे मैनेजर साहब से कह दूंगा कि वो सारी चीजों को टेक्निकल टीम को बोल करके उपलब्ध आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा जी, अंकुश जी, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? एक बार जरूर थंबनेल करके, एक बार जरूर कमेंट करके ये बता दीजिए कि हाँ सर यहां ये चीजें आपने जो समझाई है वह हमें समझ में आ रही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। भैया जी उज्जैन से ही ले रहे हो क्लास? बिल्कुल पारुल जी, हम उज्जैन से ही क्लासेस ले रहे हैं, शानदार क्लासेस चल रही है, क्या दिक्कत है ना। चलिए जल्दी ही हम स्टूडियो से भी लेंगे, है ना। खैर अगली हम बात करते हैं कराधान के सिद्धांत को लेकर के कि आखिर थ्योरी ऑफ टैक्सेशन क्या है या प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कराधान के सिद्धांत है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं। चूंकि व्यक्ति यहां महत्वपूर्ण है इसलिए व्यक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है उसी व्यक्ति ने कराधान के सिद्धांतों को भी दिया है। मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, श्रद्धापूर्वक लेना चाहता हूं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। अच्छा जल्दी से मुझे कमेंट करके इनकी पुस्तक का नाम बताइएगा कि इनकी पुस्तक कौन सी है। तो साथियों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने लिखी है और दरअसल एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के समर्थक हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। इवन यहां तक जो भारतीय बजट है, भारतीय कर व्यवस्था है, वह भी इनके सिद्धांतों के अनुरूप है। क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार जारी करता है उस सर्वे में उसने पहले ही पेज पर स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि हम एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है साथियों, यही बात यहां पर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। वेल्थ ऑफ नेशन तमाम साथियों ने जवाब देने की कोशिश करी है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिनों की बात है और अच्छा प्रयास करते जाइए, फिर आपकी एग्जाम होगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा बेहतर रूप से। उम्मीद है आपके घर परिवार में खुशी का माहौल होगा साथियों, तो वो जश्न भी देखने लायक होगा। इसलिए इत्मीनान से शांतिपूर्वक पढ़ने का प्रयास करो। आलतू फालतू कमेंट, उसको कमेंट किया, इसको कमेंट किया, ये सब करने में कोई सेंस नहीं है, ठीक है। खैर आज आप लोग समझदारी का परिचय दे रहे हैं, आज आप फालतू कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने एक भी कमेंट अभी तक नहीं देखा है कि सर सिलेबस कब पूरा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं साथियों। मैंने आपको कहा कि
प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन या थ्योरी ऑफ टैक्सेशन जो है एडम स्मिथ ने दी थी, और एडम स्मिथ ने इसमें 4 नियम दिए हैं दोस्तों। कितने नियम दिए हैं? 4 नियम। सबसे जो पहला नियम है जिसे हम बोलते हैं समता का सिद्धांत। समता का मतलब समानता शब्द भी होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। देखो, एक प्रिंसिपल का मतलब तो जो प्रधान अध्यापक हेडमास्टर होते हैं, और ये प्रिंसिपल है जिसका मतलब सिद्धांत होता है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, समता का सिद्धांत का मतलब ये होता है, देखिए आपके लिए तो केवल इतना ही जरूरी है कि भैया ये जो थ्योरी ऑफ टैक्सेशन है किसने दी, तो एडम स्मिथ ने दी। लेकिन 4 सिद्धांत कौन कौन से दिए कभी पूछ ले तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। समता का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति की जितनी आय है जो सरकार ने तय कर रखी है कि इतनी आय पर इतना टैक्स लगेगा, ध्यान रखना है, इतनी आय पर इतना टैक्स लगेगा तो उससे उतना ही लिया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी आय जो है एक साल में, मान लीजिए मैं 7 लाख रुपए कमाता हूं मेरी इनकम के ऊपर, ठीक है, तो मेरे इनकम टैक्स जितना लगना है। और अनिल अंबानी जी भी है, अनिल अंबानी जी भी मेरे सामने खड़े हैं, मान लीजिए वो भी 7 लाख रुपए कमाते हैं, मान लीजिए, ऐसा नहीं है वो बहुत कमाते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि उनकी इनकम भी 7 लाख रुपए है। तो सरकार क्या करे कि केवल मुझसे टैक्स ले ले और अनिल अंबानी जी से कहे नहीं आप रहने दो यार, आप तो बहुत अच्छा कुछ चलाते हो, बहुत शानदार चीजें चलाते हो, तो आपसे क्या टैक्स लेना। ऐसा नहीं होगा, यहां समानता होगी, जो टैक्स मुझसे लिया गया है वही अनिल अंबानी जी से लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं समानता का सिद्धांत, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार साथियों। दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। निश्चितता का मतलब यह है कि पहले ही एडम स्मिथ ने कहा है कि सरकार को पहले ही यह बात तय कर देनी चाहिए कि किस व्यक्ति से कितना कर लेना है। पहले ही यह बात तय होनी चाहिए कि भैया फलाने व्यक्ति से हमें कितना कर लेना है, किससे कितना कर कब लेना है, यह सब निश्चित होना चाहिए। तो किस व्यक्ति से टैक्स लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, यह सारी की सारी बातें जो हैं इस निश्चितता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। वहीं पर अगली बात करें तो तीसरा सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं सुविधा का सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। यानी कि व्यक्ति जब टैक्स अदा करता है तो उसे सुविधा होनी चाहिए। सुविधा का मेरा मतलब है कि वह टैक्स कहां पर देगा, कैसे देगा, उसे सारी जानकारियों की पता, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भैया हाँ ऐसे टैक्स पे करना है, ऐसा ये करना है, वो करना है, ये सारी बातें, ठीक है। चौथा सिद्धांत है मितव्ययिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रुगैलिटी। इसका मतलब ये होता है कि पता चला कि हम टैक्स कलेक्शन करने जा रहे हैं। जैसे सरकार ने मान लीजिए मुझे टैक्स ऑफिसर बनाया और कहा कि तुम टैक्स कलेक्ट करो, मैंने कहा ठीक है सर मैं जाता हूं टैक्स कलेक्ट करने। और जो रेडी पर लगाने वाले, जो रेडी की जो दुकानें होती है, जो टोल पर लगाते हैं, रोड के आसपास जो दुकानें रहती है, मैं वहां टैक्स लेने के लिए गया। आपको पता ही है कि 10-10 रुपए की पर्ची, आजकल तो 30-30, 40 रुपए की पर्चियां कटने लगी है। मैं वहां जैसे ही टैक्स लेने गया, मैं गया टैक्स लेने, और मैं टैक्स लेने गया और मुझे टोटल टैक्स जो है 50 रुपए ही वहां से मिला। मान लीजिए कि 50 रुपए में लेकर के आया, और मैं जब वहां पर गया तो मैंने अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल का तेल जो है, पेट्रोल 100 रुपए का जला दिया। मुझे बताओ, टैक्स कलेक्शन से ज्यादा तो मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, तो क्या मितव्ययी हो पाया? यानी कि जितने कम खर्च में जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है उतनी कोशिश करनी चाहिए। कराधान का चौथा नियम यह बात कहता है। उम्मीद है साथियों कराधान के ये सारे के सारे नियम आपको समझ में आ रहे होंगे। तो टैक्सेशन थ्योरी जो है ये एडम स्मिथ ने दी थी, और किन किन आधारों पर दी थी ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई है। तो 4 सिद्धांत आपको याद रखना है। पहला है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। वहीं पर दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। तीसरा सिद्धांत सुविधा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। चौथा सिद्धांत जो है वह मितव्ययिता का सिद्धांत है, यानी कि फ्रुगैलिटी का सिद्धांत है। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है? चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके जल्दी बताइए, ताकि आगे की कक्षा को हम शुरू करें या आगे की बातों को हम पढ़ने का प्रयास करें। यहां तक स्पष्ट है साथियों? यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी, जीतू जी कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद। जी बिल्कुल जीतू जी, इंकलाब जिंदाबाद। ओके, चलिए जी बिल्कुल, जितनी आय होगी उतना टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैं बताऊंगा अभी किस व्यक्ति को कितना टैक्स देना है। बड़े चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह कराधान के सिद्धांत की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं साथियों।
देखिए, जो कर देने से बचते हैं या कर की चोरी करते हैं उसके लिए एक शब्द है टैक्स इवेजन, या इसी को कर की चोरी कहते हैं साथियों। ठीक है, कर की चोरी इसी को कहते हैं। कर अदायगी का मतलब है टैक्स बेस। हम कैसे कहेंगे कि टैक्स बेस क्या है? तो टैक्स बेस का मतलब यह है कि जितना ज्यादा उत्पादन किसी देश में हुआ है उतना ही ज्यादा टैक्स बेस बढ़ेगा, या कर देने वाले लोगों की संख्या को टैक्स बेस कहा जाता है, एक ही बात है ना। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, टैक्स बेस का मतलब होता है कर देने वाले लोगों की संख्या। कर देने वाले लोगों की संख्या को हम टैक्स बेस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टैक्स बेस का मतलब ही ये होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि टैक्स बेस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि टैक्स बेस बढ़ रहा है, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यह है कि भैया टैक्स कलेक्शन जो है, हमारा जो संग्रह है, कर संग्रह, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं टैक्स बेस कम हो रहा है, इसका मतलब टैक्स कलेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि कर देने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी तो कर भी हम ज्यादा, मतलब कम संग्रह कर पाएंगे, कलेक्शन उसका क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। यूजर जी आप बार बार एक ही मैसेज कर रहे हैं, सर मैं ब्लॉक हूं ब्लॉक हूं। नहीं भाई, आप क्यों ब्लॉक होंगे? आप तो यूजर हैं, आप तो यूज करते हैं, तो आपको क्यों ब्लॉक किया जाएगा, ये बताइए, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सबका कमेंट देखता हूं संतोष जी, सभी का कमेंट भी लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, ज्यादा कमेंट नहीं देख पाता हूं, समस्या है कुछ, है ना। खैर, एक शब्द है कर उत्प्लावकता, या इसी को टैक्स बायोंसी के नाम से जानते हैं। आखिर क्या होती है कर उत्प्लावकता? ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी देश में उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, अगर उत्पादन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि टैक्स कलेक्शन भी उतना ही होगा। आ रही बात समझ में? अगर वस्तु और सेवा का उत्पादन जितना ज्यादा होगा तो जीएसटी का कलेक्शन भी ज्यादा ही होगा, यह बात तय है। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है प्रोडक्शन के बढ़ने से, उत्पादन के बढ़ने से, या इसी को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अगर टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स बेस कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रोडक्शन बढ़ता है यानी कि उत्पादन बढ़ता है दोस्तों, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टैक्स बेस बढ़ेगा, और जब टैक्स बेस बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। अगर ये सारी गतिविधि इसी के अनुसार होती है तो हम कहेंगे बाजार में कर उत्प्लावकता, टैक्स बायोंसी मौजूद है। अगर प्रोडक्शन कम होने के कारण टैक्स कलेक्शन भी कम होता है तो हम कहेंगे यार मार्केट में टैक्स उत्प्लावकता जो है, बायोंसी है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इंदिरा देव जी अपना नाम सुनने के लिए मुझे कह रहे हैं कि सर ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या? तो इंदिरा जी मैं कह देना चाहता हूं कि ये क्लास जो है वह लाइव चल रही है ना, जिसमें आप हमें आपका जो कमेंट है वो दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलिए हेमंत जी आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, कर उत्प्लावकता के बाद की बात कर लेते हैं। ये कर की लोच क्या होता है? कर की लोच को हम टैक्स इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कर की लोच का मतलब यह होता है कि कर राजस्व में वृद्धि कर आधार में वृद्धि के अलावा होती है। मतलब टैक्स बेस प्रोडक्शन ना बढ़े, इसके अलावा कोई दूसरा कारण हो सकता है जिसकी वजह से कर अगर संग्रह ज्यादा हो जाएगा, है ना। खैर, यहां यह समझना है, यह फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर की दर में परिवर्तन बटे राजस्व संग्रह का अनुपात ही कर की लोच कहलाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात कर लेते हैं, एक अर्थशास्त्री है अमेरिका के, जिनका नाम है आर्थर लाफर। ये आर्थर लाफर ने एक कर्व प्रस्तुत किया था, एक वक्र प्रस्तुत किया था, जिसे हम लाफर कर्व के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लाफर वक्र किससे संबंधित है। समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, कर से संबंधित है, टैक्स बेस से संबंधित है। जरा देखिएगा, ये ऐसा कहना चाहता है कि टैक्स रेट में वृद्धि से एक सीमा तक टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार एक वृद्धि तक लोगों की आय पर टैक्स रेट बढ़ाती है तो जनता दे देगी कि चलो ठीक है हम दे देते हैं यार टैक्स, लेकिन सीमा से ज्यादा अगर बढ़ाएगी तो फिर जनता ये कहेगी कि यार अब टैक्स नहीं देंगे, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं देंगे। इसका मतलब है कि कर की चोरी बढ़ती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, है ना। मैं इंग्लिश का भी यूज करता हूं, मैंने यहां पर इंग्लिश का भी यूज किया है। लाफर वक्र को लाफर कर्व कहते हैं। टैक्स बेस में शब्द बोल ही रहा हूं। कॉन्सेप्ट को हम
कॉन्सेप्ट या हम इसको अवधारणा भी कहते हैं, ये सारी बातें यहां पर आपको दिखाई दे रही, ठीक है। बात करते हैं, देखिए लाफर कर्व क्या होता है, जरा इसके बारे में देखिएगा। मैंने यहां पर लिखा भी, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, और वो डायग्राम किस चीज का है, तो डायग्राम इस चीज का है साथियों कि लाफर कर्व जो है ये यहां पर टैक्स रेट है, एक्स अक्ष पर टैक्स रेट है और वाई अक्ष पर टैक्स कलेक्शन है, ठीक है। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ती है यानी कि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। टैक्स रेट का मेरा मतलब है, अगर मैं यहां पर लिखूं, मान लीजिए यहां पर जो है वह 5% है, यहां पर जो है वह 10% है, यहां पर जो है वह 15% है, यहां पर जो है वह 20% है, ये टैक्स रेट है मान लीजिए, ठीक है। जब 5% टैक्स रेट होती है, ध्यान रखना, मान लीजिए यहां पर, तो टैक्स कलेक्शन इतना होता है, केवल इतना ही होगा ना, आ रही बात समझ में। लेकिन जब 10% टैक्स किया तो टैक्स कलेक्शन इतना हो गया, यानी कि टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई। एक सीमा तक हमने 15% टैक्स किया तो टैक्स कलेक्शन इतना हुआ, लेकिन जैसे ही 15 से ज्यादा हम वृद्धि करते हैं, मान लीजिए 20 करते हैं, तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ही ये होता है, यानी कि ध्यान रखिएगा, टैक्स रेट में वृद्धि हम करते हैं, समझिएगा, टैक्स रेट में वृद्धि जब हम करते हैं, समझना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मसला है। टैक्स रेट में जब हम वृद्धि करते हैं तो टैक्स कलेक्शन जो है दोस्तों वह भी क्या होता है, बढ़ता है। एक सीमा तक बढ़ेगा, लेकिन सीमा के बाद क्या होगा समझना, एक सीमा तक बढ़ेगा ना, एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा। एक सीमा के बाद क्या कंडीशन होगी, जैसे ही हमने टैक्स रेट बढ़ाई साथियों, हमने 15 से 20% कर दी, अब टैक्स कलेक्शन हमारा कम होगा, लोग टैक्स नहीं देंगे, लोग बोलेंगे यार ये पागल समझ रहे हैं अब, है ना। तो लोग टैक्स कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, ये बात ध्यान देना, है ना। वहीं पर जब टैक्स कलेक्शन बंद हो जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे टैक्स अवेजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टैक्स अवेजन क्या हो जाएगा, यानी कि कर की चोरी, टैक्स अवेजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर की चोरी बोलते हैं साथियों। कर की चोरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक सीमा से ज्यादा कर में वृद्धि जो है वह कर की चोरी को अंजाम दे सकती है। यही बात जो है लाफर कर्व ने, अमेरिकी अर्थशास्त्री ने यह बात बताई है, यही बात ध्यान रखना है, बस इससे अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अगला ध्यान रखिएगा, कराधान की प्रणाली को लेकर के, टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहली जो कराधान की प्रणाली है साथियों, उसे हम प्रगतिशील कर प्रणाली बोलते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, तो टैक्स रेट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगी। अगर हम बात करें यहां पर एक डायग्राम की सहायता से, तो समझना जरा, ये मान लीजिए इनकम है, ठीक है। यहां पर एक साइड में मैं कुछ आपको बता देता हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी हो इसको समझने में। ये मान लीजिए एक ग्राफ मैंने बताया है, ये इनकम का ग्राफ है, और ये है आपका टैक्स रेट का। आ रही बात समझ में, इसी को हम टैक्स रेट के नाम से जान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, मान लीजिए यहां 2 लाख है, यहां 4 लाख है, यहां 6 हुई, यहां 8 लाख हुई, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ेगी। हो सकता है यहां पर 5% है, यहां पर 10% या 15%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ेगी, यानी कि कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 4 लाख है तो हो सकता है कि वहां पर जो है वह 7% टैक्स कुछ ऐसा हो। जैसे ही 6 लाख हुई तो 10% टैक्स हो गया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही 8 लाख इनकम हुई तो 15% टैक्स हो गया। यानी कि इनकम में वृद्धि के साथ साथ टैक्स रेट में वृद्धि क्या कहलाता है, प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाता है। भारत में यह कर प्रणाली नहीं लागू है, ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में एक सीमा के बाद में कर नहीं लगाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी कर प्रणाली है जिसे हम बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रतिगामी कर प्रणाली में ठीक इसका उल्टा होता है। और क्या होता है वो जरा समझना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है साथियों, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, टैक्स रेट में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, टैक्स रेट में कमी होती जाती है। अगर इसका एक ग्राफ में बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से, ध्यान रखना, ये इनकम वाला ग्राफ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस शो इनकम को करती है, और ये वाई एक्सिस जो है वह टैक्स रेट को शो करता है। यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर जो होगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा।
यानी कि अगर ये इनकम है, यहां 2 लाख है, यहां 4 लाख है, यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 10 है, ठीक है, और ये टैक्स रेट है, ये 2% है, ये 4% है, 6% है, ये 8% है। जब इनकम कम थी तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहां पर ये 8 लाख है ना, देखिए यहां पर जब इनकम कम थी, 2 लाख रुपए कमाता था, तब इससे 8 लाख रुपए टैक्स लेता था, सॉरी 8% का टैक्स लेता था। जैसे ही इनकम कम होकर के 4 लाख हुई तो अब इससे 6% का ही टैक्स लेने लगा दोस्तों। यानी कि इनकम में वृद्धि के साथ टैक्स रेट में कमी हो रही है, तो ग्राफ ऐसा आता है, यह बात ध्यान रखना है। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बन सकता है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में किस टैक्स सिस्टम को अपनाया गया है, यही प्रश्न यहां से बन सकता है। बिल्कुल, अगर आपको व्हाइट में दिक्कत आ रही तो मैं ब्लैक ले लूंगा, अभी अगले सीरीज से हम ब्लैक ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। एक है अनुपातिक कर प्रणाली। आ रही बात समझ में? मैं कोशिश करता हूं कि सिस्टम को ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से अब ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, ब्लैक में तो ठीक समझ में आएगा। चलिए, कोशिश है कि आपको ठीक समझ में आ जाएगा। शायद ये शब्द आपको न लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, खैर है ना। अनुपातिक का मतलब क्या है, जरा वो समझना। अनुपातिक का मतलब क्या होता है? अनुपातिक का मतलब ये होता है कि इनकम कितनी भी हो, इनकम यानी कि आय जो है वह कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आय में बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो टैक्स रेट होती है, टैक्स रेट होती है, वह क्या होती है? स्थिर होती है। क्या होती है दोस्तों? स्थिर होती है। अगर यहां पर एक ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका इनकम का ग्राफ है, ये इनकम है, और इधर है आपका टैक्स रेट, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या है, जरा वो समझना। यहां पर इनकम चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, कितनी भी इनकम हो, लेकिन यहां पर ना एक ग्राफ केवल इतना ही बनेगा, ये बस ये लाइन ही रहेगी। अगर व्यक्ति 2 लाख कमाता है तो भी, मान लीजिए यहां पर ये 5% टैक्स है, यहां पर 10% और यहां पर 12% टैक्स है, ये 12% टैक्स है। अगर वह 2 लाख भी कमाता है तो भी 12% टैक्स देगा। अगर वह 4 लाख कमाता है तो भी 12% टैक्स देगा। अगर वह 6 लाख कमाता है तो भी 12% टैक्स देगा, या फिर वह 10 लाख कमाता है तो भी 12% टैक्स देगा। यानी कि आय में वृद्धि और कमी से टैक्स रेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। टैक्स रेट जो होती है, ध्यान रखिएगा, यह टैक्स रेट जो है सेम होती है, सब में सेम होती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अनुपातिक कर प्रणाली, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप लोग आराम से, इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सर मोटी पेन यूज करो, बिल्कुल, थोड़ा सा इंक बढ़ा लेता हूं। हाँ, भारत में कौन सी टैक्स प्रणाली है तो मैं बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में जो है वह अधोगामी कर प्रणाली है, जिसे हम डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। दरअसल दोस्तों, अधोगामी कर प्रणाली में ध्यान रखिएगा, प्रतिगामी को हमने क्या बोला है, सॉरी प्रगतिशील बोलेंगे, प्रतिगामी नहीं, क्या बोलेंगे? प्रगतिशील। प्रगतिशील को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोग्रेसिव। प्लस अनुपातिक, और अनुपातिक को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल। इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। यानी कि भारत में क्या होता है, अगर यहां पर एक ग्राफ से मैं समझाऊं कि भारत में एक सीमा तक, ये इनकम है, सभी लोग जानते ही हैं, ये आय की बात है, और ये टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेट की बात करते हैं। यानी कि ऊपर टैक्स रेट बढ़ता है, इधर आय बढ़ती है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी मेरे साथियों, समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे आय बढ़ेगी एक सीमा तक तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, है ना। थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं, जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा, लेकिन एक आय से ज्यादा, उससे आय बढ़ने के बाद में टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा, मतलब सेम रहेगा, उसी श्रेणी में टैक्स लिया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये प्रगतिशील हो गया। यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो क्या कहला गया? प्रगतिशील। ये वाला क्या कहलाता है? प्रगतिशील हिस्सा कहलाता है। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अनुपातिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अनुपातिक कर प्रणाली और प्रगतिशील कर प्रणाली दोनों का मिश्रण जो है वह अधोगामी कर प्रणाली कहलाता है, और यह भारत में लागू है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी कर प्रणाली को लागू किया गया है, तो अधोगामी कर प्रणाली, तो भारत में अधोगामी कर प्रणाली को लागू किया गया। भारत में यही लागू है, ध्यान रखना, भारत में लागू है, ठीक है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, यह बात आपको ध्यान रखना। यहां तक चीजें स्पष्ट है?
यहां तक चीजें स्पष्ट है? चलिए बहुत ही बढ़िया। मैराथन से आप रिवीजन कर सकते हैं साथियों। मैं आपको पुनः बता देता हूं कि 27 तारीख को मेरी मैराथन होने वाली है, आपकी एग्जाम के ठीक एक दिन पहले सुबह 9 बजे। उस मैराथन का हिस्सा बनकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हो। उस मैराथन में कम से कम मैं 250 क्वेश्चंस लूंगा। 250 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होते हैं। कहने में केवल 250 क्वेश्चन हैं, कहने में केवल 250 क्वेश्चन हैं। ये 250 क्वेश्चन आपको पता है कि कम से कम 800 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अजय जी कह रहे हैं गुरुजी घणो चोखो पढ़ाओ थम तो। मैं इसका मतलब नहीं समझा, लेकिन फिर भी शायद आप कहना चाहते होंगे कि अच्छा ही पढ़ाते होंगे, है ना। चलिए रेड पेन से मत लिखना। हाँ बिल्कुल मैं नहीं लिखूंगा, ये मैंने पहले लिख दिया था इसलिए अब आपको लगेगा, ठीक है। चलिए सर एक क्वेश्चन है, टैक्स और लगान में क्या अंतर है? लगान का मतलब किराया होता है, ठीक है, और टैक्स का मतलब जो होता है वह क्या होता है? तो वह कर होता है, रेवेन्यू होता है। कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, ये बात आपको समझना है। क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं इस टॉपिक से, तो सुनिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं साथियों। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली को अपनाया गया है? तो अधोगामी कर प्रणाली को या डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को भारत में अपनाया गया। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है? तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी टैक्स रेट में वृद्धि होती जाती है, कर की दरों में भी वृद्धि होती जाती है। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिगामी या रिग्रेसिव, ध्यान रखिएगा, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है? तो आय में वृद्धि के साथ साथ करों की दर में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। और अनुपातिक में जितनी भी आय है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आय ज्यादा हो चाहे आय कम हो, अगर एक समान कर की दर है या टैक्स रेट स्टेबल है, स्थिर है, तो हम कहेंगे अनुपातिक कर प्रणाली है, ठीक है। और भारत में ध्यान रखिएगा प्रगतिशील या हम कहें अनुपातिक दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसको एक नई कर प्रणाली का नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं अधोगामी कर प्रणाली, यानी कि डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई? चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लगान जो है वो जमीन पर लिया जाता है, भूमि पर लिया जाता है, जिसे हम लगान के रूप में जानते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको उत्पादन के साधन बताए थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे कि नहीं बताए थे? मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, उसमें आपको बताया था कि पहला प्रोडक्शन है भूमि, और भूमि का जो मालिक होता है उससे हम अगर भूमि किराए पर लेते हैं तो उसे हम क्या देते हैं? लगान देते हैं, या भूमि का किराया ही तो देते हैं, और क्या देते हैं? तो वही सारी बातें आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। चलिए ब्याज अलग होता है, टैक्स अलग होता है। टैक्स कानूनी रूप से लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ब्याज है ना किसी पूंजी पर लगता है, उस पर ब्याज लगता है। आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल मैं हर तरीके के क्वेश्चंस उसमें लेकर के आऊंगा, परेशान मत होइए, आराम से इत्मीनान से बस पढ़ते जाइए, हर एक चीज का आंसर आपको उसमें मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो एग्जाम है उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन प्रश्न इकोनॉमी के आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए, अब आगे बात करते हैं करों के प्रकार से लेकर के, यानी कि कर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको लेकर के हम बात करते हैं। पहले तो मैं इसका जो ये बैकग्राउंड है वो बदलने की कोशिश करता हूं, शायद आपको चीजें समझ में आए। ये वाला तो दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, है ना। चलो प्रयोग कर लेते हैं आज नए नए बैकग्राउंड को लेकर के, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक बालिका पूछ रही है कि सर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बताइए। बालिका, किसान क्रेडिट कार्ड या जिसे हम केसीसी के नाम से जानते हैं, दरअसल मार्च 1998 में जब आपका जन्म हुआ होगा तब इस स्कीम को चालू किया गया था। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को खेती करने के लिए बैंक द्वारा, सहकारी बैंक जिसे हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, उसके द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है कि तुम अभी खेती का काम कर लो, अगले साल ये पैसा हमें वापस दे देना, जिसे गांव की भाषा में खाता पलटाना बोलते हैं, ठीक है, केसीसी पलटाना। आपने गांव में सुना होगा शायद कि केसीसी पलटाना है। अब आप अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इतना ध्यान रखिए मार्च 1998 में ये बातें की गई थी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बबलू जी आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, है ना। हिमांशु जी आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना। देखिए करों के प्रकार की अगर हम बात करें तो करों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को हम अप्रत्यक्ष कर के नाम से भी जानते हैं साथियों।
अगर डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्या अर्थ है, जरा वो समझिएगा। ठीक है, इसका ये अर्थ है कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसको अदा करता है। यानी कि जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाएगा वही व्यक्ति इस टैक्स का भुगतान करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता तो टैक्स शिफ्ट भी नहीं होगा। शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरित कर देना, परिवर्तित कर देना। तो समझना आपको एक बात कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कर को शिफ्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है। तो प्रत्यक्ष करों को नहीं डाला जा सकता, बाकी अप्रत्यक्ष करों को डाला जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीएसटी भी इसी में आएगा, मैं बात करूंगा जीएसटी की अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत। तो यहीं पर वो लिखा है कि इसे परिवर्तित या शिफ्टेड नहीं किया जा सकता, यह बात आपको समझना है। ठीक है, वहीं पर इसके उदाहरण की अगर हम बात करें कि प्रत्यक्ष कर के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो इनकम टैक्स हो सकता है, जिसे हम आयकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयकर के नाम से जानते हैं साथियों। वहीं पर एक टैक्स हो सकता है जिसे हम कारपोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। कारपोरेट टैक्स को हम हिंदी में बोलते हैं निगम कर। क्या बोलते हैं इसको? निगम कर के नाम से जानते हैं, निगम कर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, वहीं एक टैक्स होता है उपहार कर, गिफ्ट टैक्स। अगर आपको कोई व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता है साथियों एक साल में, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा कि आपको गिफ्ट मिला है। पर कुछ छूट भी है। हो सकता है आप अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसे कोई आईफोन गिफ्ट कर दे और आईफोन ही 1.5 लाख का आए, तो भैया वो तो 50,000 से ज्यादा का आपने गिफ्ट किया है। तो सरकार आपके पास आई कि लाओ पैसा दो भैया, गिफ्ट पे टैक्स दो। आपने कहा कि मेरी बीवी को दिया मैंने, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि गिफ्ट भी आप अगर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, या फिर आप अपनी पत्नी को मनाने के लिए देते हो तो उस पर आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना होता है। गिफ्ट टैक्स का मतलब यह है कि किसी एक सेलिब्रिटी ने, जैसे मैं नाम भूल रहा हूं, शायद पीवी सिंधु होगी, पीवी सिंधु को आपके जो सचिन तेंदुलकर महोदय हैं, मास्टर ब्लास्टर, उन्होंने BMW गिफ्ट की। BMW गिफ्ट की 50,000 से तो ज्यादा की ही है। मेरे मन में जितना पैसा आ रहा है शायद उससे भी ज्यादा की होगी, है ना। उस पैसों से ज्यादा की है, वो करोड़ों रुपए की शायद होगी। तो BMW उतने रुपए की है तो टैक्स, गिफ्ट दिया है ना, तो गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी को हम गिफ्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उससे वसूल नहीं किया जाता, किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल किया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसी को एक परिभाषा में मैंने लिखा है, और परिभाषा क्या है कि इसका दबाव एक व्यक्ति पर होता है। मतलब दबाव तो किसी व्यक्ति दूसरे पर है कि यार तुमको देना है टैक्स, लेकिन वास्तविक रूप में जो भार है वह किसी दूसरे व्यक्ति पर होता है। कैसे होता है वो समझना। मान लीजिए मैं दुकान पे गया, मुझे नमक की थैली खरीदना है साथियों, एक नमक की थैली मुझे खरीदना है। मुझे बताओ कि नमक की थैली किसने बनाई थी? किसी भी कंपनी ने बनाई? जैसे टाटा सोल्ट की हम बात करें तो टाटा सोल्ट किसी टाटा कंपनी ने बनाया टाटा कंपनी ने। यहां तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल। वेट के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए उसके लिए, है ना। टाटा कंपनी ने, बिल्कुल समझिएगा, टाटा कंपनी ने नमक की थैली बना दी, या नमक ही बनाया, मान लीजिए नमक को थैली में पैक कर दिया टाटा कंपनी ने। और ये टाटा कंपनी है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ये टाटा कंपनी का गेट है, ये यहां पर गेट है इसका, और ये टाटा कंपनी है। टाटा ने नमक बनाया दोस्तों, और जैसे ही नमक बनाया टाटा ने, समझना, नमक बना करके गेट पर इसकी गाड़ी यहां पर आई। यहां पर केंद्र सरकार का एक एजेंट बैठा हुआ है जिसने कहा क्या ले जा रहे हो? जिसने क्या बोला कि क्या ले जा रहे हो? उसने कहा नमक ले जा रहा हूं। बोले कितना उत्पादन किया? इसने कहा 1 थैली उत्पादन किया, मतलब 1 बैग उत्पादन किया, 1 किलो मान लेते हैं। इसने कहा कितने रुपए का है? इसने कहा 100 रुपए का है। बोले ठीक है लाओ 18% टैक्स दे दो। बोले क्यों? बोले टैक्स क्यों दे दूं? तो बोले टैक्स इसलिए दे दो क्योंकि आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया है। तो बोले हाँ ठीक है दे दूंगा। तो वास्तविक रूप से टाटा के ऊपर सरकार ने दबाव डाला है कि टैक्स तुमको देना है। क्या टाटा टैक्स दे रहा है? क्या टाटा तो नहीं देगा, लेकिन इस समय टाटा ने दे दिया टैक्स कि चलो ठीक है दे रहा हूं, गाड़ी तो निकलने दो। बोले हाँ ठीक है जाओ, गाड़ी निकल जाएगी, जब तक टैक्स नहीं दोगे तब तक गाड़ी नहीं निकलेगी। तो टाटा ने यहां पर सरकार को टैक्स दे दिया, जिसे जीएसटी बोलते हैं। सरकार को दे दिया टाटा ने, जीएसटी पे कर दिया। जैसे ही जीएसटी पे किया, अब ये जो नमक की थैली है ना, ध्यान रखिएगा, यह किसी दुकान पर आ गई।
दुकान पर आ गई और इस व्यक्ति ने, टाटा कंपनी ने जीएसटीआईएन नंबर जिसे हम बोलते हैं, जीएसटी नंबर आपने सुना होगा, 15 अंकों का होता है जीएसटी नंबर, उसने एक नंबर रजिस्टर्ड करवा रखा है और उसने ये बिल लगा दिया कि भैया हमने इतने रुपए टैक्स दिया है, टाटा ने दिया है। और टाटा ने ये कहा सरकार को कि अभी तो दे रहा हूं ताकि गाड़ी निकल जाए, लेकिन नमक पर, जब ये नमक पर टैक्स ये दुकान पर जाएगा और मान लीजिए मैं खरीदने गया उस नमक को, मैं खरीदने गया, मैंने कहा नमक दे दो, तो नमक की थैली के ऊपर लिखा हुआ है एमआरपी 28 रुपए। मैंने कहा यार फैक्टर कॉस्ट कितनी है, इसको बनाने में कितना पैसा लगा? बोले इसको बनाने में सर 23 रुपए लगा। मैंने कहा फिर 23 रुपए लगा तो फिर आप मुझसे 5 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए, जीएसटी है वो। मैंने पे कर दिया। मैंने जैसे ही दुकानदार को पे किया, दुकानदार ने सरकार को दे दिया, सरकार के पास मैंने भी टैक्स दे दिया, मतलब मेरा पैसा भी सरकार के पास चला गया और इसने भी दे दिया, टाटा ने। जैसे ही हमने पैसा अदा किया सरकार को पता चला कि यार टाटा से लिया था अपन ने इतना पैसा, फिर सरकार टाटा के अकाउंट में तुरंत वो पैसा डाल देती है। आ रही बात समझ में? तो वास्तविक बोझ किस व्यक्ति पर था? इस टाटा पर था, लेकिन उसे उसका भार किस व्यक्ति पर पड़ा? मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने खाया ना नमक तो मैंने खाया। तो इसमें किसी एक के ऊपर बोझ रहता है और भार किसी और के ऊपर रहता है, बस इतना समझना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसे शिफ्टेड किया जा सकता है। नमक की थैली में लेकर के नहीं आया, हो सकता है मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई तू नमक ले आया यार इस बार, वो लेके आया, तो भैया टैक्स तो वो भरेगा, यानी कि जो वस्तु और सेवा का उपयोग करेगा वो टैक्स भरेगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको शिफ्टेड किया जा सकता है। जैसे सेवा कर, अगर कोई सर्विस ले रहा है तो सेवा कर। ठीक है, जैसे मसाज वसाज कराने कोई गया, सेवा लेगा ना। कोई व्यक्ति जो है आपकी बॉडी मसाज करता है तो वो सर्विस टैक्स लेता है, सरकार उससे सर्विस टैक्स लेती है। अब वो तो बॉडी मसाज वाला ही लेगा सर्विस टैक्स, पर वो बॉडी मसाज वाला देगा किससे लेकर के? आपसे ही तो लेकर के देगा। आ रही बात समझ में? वहीं पर मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स हम बोल सकते हैं। आप पीवीआर गए, प्रिया विलेज रोड शो इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब कैसे रोड, मतलब ये फुल फॉर्म कोई समझ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप पीवीआर में गए हैं मूवी देखने, और जैसे ही आप मूवी देखने गए, आपने मूवी देखी, आपने टिकट ली, आप जैसे ही टिकट लेंगे तो जो लोग मनोरंजन करेंगे वही तो टैक्स देंगे। मान लीजिए मैं अपनी बीवी के साथ मनोरंजन करने के लिए मूवी देखने जाता हूं, टैक्स जीएसटी है ना, तो मैंने भैया टिकट अगर मैंने ली है तो टैक्स भी मैं भरूंगा। अगर मैं नहीं जाता हूं तो वो सीट किसी और को मिल जाती है, तो वो व्यक्ति जाएगा तो भैया वो टैक्स भरेगा, यानी कि शिफ्ट तो कर ही सकते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है दोस्तों जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपकी बन जाती है। यहां तक स्पष्ट है क्या? देखिए जरा, केंद्र सरकार के कुछ प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार के कुछ प्रत्यक्ष कर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों कि केंद्र सरकार के जो प्रत्यक्ष कर है वह कुछ निम्नलिखित है। जैसे एक हो गया आयकर, यानी कि केंद्र सरकार जो है वह जो है आयकर लेती है, और आयकर को हम क्या बोलते हैं? तो इनकम टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स बोलते हैं आयकर। निगम कर को हम कारपोरेट टैक्स बोलते हैं, कारपोरेट टैक्स। निगम कर जो है किसी कंपनी से लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वह कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करती है उसके ऊपर निगम कर लिया जाता है। वहीं पर व्यय कर, व्यय कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स हम बोलते हैं। हम जितना ज्यादा खर्च करेंगे ना तो हमारे खर्च करने के ऊपर भी टैक्स लगता है, कि तुमने बीएमडब्ल्यू खरीदी है तुम इसके ऊपर टैक्स दो। क्यों दो? क्योंकि तुमने खरीदी है, तुमने पैसे को खर्च किया है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं व्यय कर कहते हैं, है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर टैक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वाह अजय चौधरी जी, है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन कहीं बाहर भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक है संपत्ति कर, और संपत्ति कर को हम बोलते हैं वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, सरकार हमसे संपत्ति कर भी ले सकती है कि भैया तुम इतना पैसा कमाते हो तो तुमको संपत्ति पर कर देना पड़ेगा, जहां देखना, ये बात भी ठीक है। वहीं पर पूंजी लाभ कर, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। गेन का मतलब होता है लाभ, तो पूंजी पर लाभ जो हुआ है उस पर भी कर अदायगी करनी होती है, जिसे पूंजी लाभ कर के नाम से जाना जाता है। एक होता है ब्याज कर, जिसे इंटरेस्ट टैक्स हम कहते हैं, ब्याज पर भी टैक्स लगता है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को पैसा लोन के रूप में दिया है,
50 करोड़ रुपए। हाँ भगवान, इतना तो कभी आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है साथियों, कि 50 लाख रुपए, सॉरी 50 नहीं, फिर छोटी जीवान हो गई, 50 करोड़ रुपए मैंने किसी अपने दोस्त को, किसी संस्था को लोन के रूप में दिया है, और वह मुझे हर महीने जो है उसका 10 लाख रुपए टैक्स वो देता है, ब्याज देता है। तो सरकार की नजर में तो है ना कि यार 10 लाख रुपए इसको वहां से टैक्स के रूप में, ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो सरकार बोलेगी तुमको 10 लाख रुपए ब्याज मिल रहे हैं, इस बात पर हमें टैक्स दो। भैया ये क्या बात है? बोले ये बात नहीं है, ये आपकी इनकम को कम करने का तरीका है। तो वही बात है यहां पर, ठीक है, वही बात है। इसे हम ब्याज कर या इंटरेस्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। और गिफ्ट कर मैंने आपको बता ही दिया है, जिसे हम लोग उपहार कर के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये तो हो गई केंद्र सरकार के कुछ कर। अब हम बात कर लेते हैं, राज्य सरकार भी कुछ करों को लेती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो है वह, उसके भी कुछ प्रत्यक्ष कर हैं। तो राज्य सरकार के कुछ डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि मैं आपको बताऊं इसके कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं साथियों डायरेक्ट टैक्स की, जो राज्य सरकार की बात करूं, तो स्टांप और पंजीयन शुल्क आपने सुना होगा। स्टांप और रजिस्ट्रेशन, पंजीयन शुल्क, ड्यूटी जिसे हम कहते हैं। आप स्टाम्प पेपर लेने जाते हैं तो कुछ तो पैसा लेते हैं आपसे, स्टाम्प मतलब वही नोटरी वोटरी करवाने जाते हैं तो, ठीक है। वहीं पर अगर दूसरे टैक्स की मैं बात करूं तो एक हो सकता है आपका परिवहन टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हम बोलेंगे, परिवहन टैक्स, ठीक है। वहीं पर तीसरी अगर मैं बात करूं तो डीजल और पेट्रोल पर जो सरकार को टैक्स मिलता है। आपको पता है डीजल और पेट्रोल जो है वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो डीजल और पेट्रोल पर जो सरकार को टैक्स मिलता है, ठीक है, उस पर भी हो सकता है। वहीं पर चौथा हो सकता है आपका राज्य उत्पाद शुल्क, ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क है ना। और राज्य उत्पाद शुल्क को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टेट कस्टम ड्यूटी नहीं, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे जो कर हैं, है ना, ये राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट टैक्स के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कुछ खरीदे बिना आपके पास पैसे रखे हैं तो भी टैक्स देना होगा। बिल्कुल, संपत्ति पर टैक्स देना होगा, ध्यान रखिएगा, संपत्ति पर टैक्स लगता है। यहां तक सब सही है? आगे बढ़ा जाए। ये सारी बातें समझ में आ गई साथियों? क्या अब हम जीएसटी की बात कर लें? क्या अब हम जीएसटी की बात कर लें? अब अगला पड़ाव जो है हमारा जीएसटी का है, ठीक है। तो अगला हम डाल लेते हैं जीएसटी, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा बदल लेते हैं, शायद आपको दुविधा हो रही है इसमें, है ना। तो मैं बैकग्राउंड ब्लैक ही ले लेता हूं साथियों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जीएसटी की। जीएसटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। जीएसटी क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहली बात, कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर को हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं जीएसटी को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो आप जवाब दे देंगे कि भारत में सर जीएसटी कब लागू किया गया? तो बिल्कुल शायद आप जवाब दे देंगे मेरे ख्याल से 1 जुलाई 2017 को भारत में यह लागू किया गया। तो भारत में यह लागू कब हुआ? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीएसटी जो है सबसे पहले किस देश ने लागू किया, तो ध्यान रखिएगा, इसको सर्वप्रथम जो है, इसको सर्वप्रथम फ्रांस ने लागू किया दोस्तों। किसने लागू किया? फ्रांस ने। कब लागू किया? 1954 में इसको लागू किया। यह बात भी आपके लिए ध्यान रखना है। जीएसटी दरअसल किस लिए लाया गया था, तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी का जो टैगलाइन थी दरअसल वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन थी। यानी कि वो चाहते थे कि एक देश में एक कर व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए जीएसटी को लागू किया गया था। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जीएसटी को लागू करने की सिफारिश किसने की थी, जरा इसका नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एक समिति, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जीएसटी को लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की, तो मैं बताऊंगा विजय केलकर समिति। क्या नाम है? विजय केलकर समिति। अगर आपने इसका नाम याद किया तो जरूर आपके लिए परीक्षा में आ सकता है। विजय केलकर समिति एक समिति है जिसका नाम है विजय केलकर समिति, और इस समिति ने, ये 2003 की समिति है, इसी समिति ने सिफारिश दी थी कि भैया जीएसटी को लागू किया जाना चाहिए। ये बात इसी समिति ने बताई थी, ठीक है। ये बात भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकती है,
ठीक है, जीएसटी जीडीपी होता है, बताइए सर। भैया जी जीएसटी जीडीपी जो प्लस माइनस होता है, जीएसटी जीडीपी जो प्लस माइनस होता है, मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, है ना? वो जीडीपी का जो टॉपिक है आपका, वो नेशनल इनकम का टॉपिक है, आप उसको यहां कैसे लेकर के आ गए? ठीक है, खैर यहां हम अगली बात कर लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी को राज्यसभा में कब पास किया गया, जीएसटी को अगर पारित की बात करें, जीएसटी को अगर पारित की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में एक बिल लाया गया था। सबसे पहली बात तो बिल आया था, और वह बिल आया था, उस बिल का नंबर, बिल को हम विधेयक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विधेयक। ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा, अगर बिल की बात हम कर ही रहे हैं तो मैं यहां पर एक बात बता देता हूं। दरअसल इस बिल को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, या विधेयक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? बिल बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम लेकर के आए थे, और इसके अंतर्गत इसको पारित कब किया, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा ने, आरएस का मतलब होता है राज्यसभा, राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त को पारित किया, यानी कि 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने इस पर मोहर लगा दी, इसको पारित कर दिया। उसके बाद ये आता है लोकसभा में, एलएस का मतलब होता है लोकसभा। लोकसभा में साथियों जीएसटी को पारित 8 अगस्त को किया गया। कब किया गया? तो 8 अगस्त 2016 को जीएसटी को लोकसभा में पारित किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है, राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है साथियों, वह किस तारीख को किए, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए सितंबर महीने का जिक्र करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है वह 8 सितंबर को किए दोस्तों, 8 सितंबर 2016 को हुए, जिसमें इसमें हस्ताक्षर किए गए और ये बात बताई गई कि भैया जीएसटी को जो है वह अब लागू कर दिया जाना चाहिए। सितंबर के बाद में ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया गया। ये सारी बातें इसमें ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीएसटी में कुल कितने करों को समाहित किया गया, कुल कितने टोटल टैक्स थे जिसको जीएसटी में इंक्लूड किया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के 17 कर थे, 17 कर थे जिसको इंक्लूड करके जीएसटी में मिला दिया गया, जीएसटी टैक्स के लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 17 छोटे छोटे कर थे जिनको इंक्लूड कर दिया और जीएसटी में डाल दिया कि नहीं तुम सब अब जीएसटी की श्रेणी में आ गए हो, तुम्हारा नाम परिवर्तित करके एक ही नाम रखा, केवल और केवल जीएसटी। ठीक है, ध्यान रखना इसी 122वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत हम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखो अंतर है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो बात जरा आराम से समझना। ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है और ये क्या है? विधेयक है। किसी भी अधिनियम को लाने के लिए किसी एक विधेयक की आवश्यकता होती है। तो विधेयक अगर आपसे पूछे तो 122वां नंबर का है, लेकिन अगर आपसे अधिनियम पूछे तो 101वां नंबर का है, और ये अधिनियम 2016 का अधिनियम है। बहुत बार तो आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया या कब आया, तो 2016 में आया। कब आया? 2016 में। इस 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मैं आपको बताऊं जीएसटी का जिक्र है दोस्तों, और जीएसटी में अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो एक आर्टिकल आपका बनता है, समझना यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आर्टिकल आपका बनता है आर्टिकल 269A। ठीक है, इसका जिक्र मिलता है जीएसटी से संबंधित। ठीक है, वहीं पर एक और आर्टिकल मिलता है जिसका संख्या है आर्टिकल नंबर 246A। ठीक है, इसमें भी इसका जिक्र मिलता है, जीएसटी से ही संबंधित है, यह बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पर एक आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अगर आप जाने उस आर्टिकल को तो मैं यहां पर उसको नोट बना करके लिख देता हूं उस आर्टिकल के बारे में, है ना, जो कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है आर्टिकल नंबर 279, आर्टिकल नंबर 279A। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो जीएसटी काउंसिल से है, जीएसटी काउंसिल से है। और जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है, जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है जीएसटी परिषद, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिषद है। अगर जीएसटी की ही बात कर रहे हैं हम तो फिर इसकी भी बात कर ली जानी चाहिए कि जीएसटी जो है साथियों, जीएसटी में कुछ टैक्स स्लैब है। ठीक है, वो टैक्स स्लैब क्या है जरा मैं आपको बता दूं।
अगर जीएसटी की टैक्स स्लैब को आप देखें तो जीएसटी में किन किन दरों पर टैक्स स्लैब ध्यान रखी जाती है, तो विशेष रूप से 5 दरें इसमें निर्धारित की जाती है। कुछ किताबें 4 भी बताती है, मैं भी आपको 4 ही लिखवा देता हूं। ये 4 दरें निर्धारित की जाती है। सबसे पहली है 5%, यानी कि कुछ वस्तु और सेवा पर 5% की जीएसटी लगती है। सभी लोग जानते हैं कि 5% की जीएसटी लगती ही है। वहीं पर कुछ वस्तु और सेवा पर 12% की भी जीएसटी लगती है। वहीं पर कुछ वस्तु और सेवा पर 18% की जीएसटी लगती है। वहीं पर कुछ वस्तु और सेवा पर 18 हो गया, 5, 12, 18 और एक और कौन सा है भैया, 28%। 28% पर भी जीएसटी लगती है। ये जीएसटी की 4 स्लैब है। कुछ किताबें यहां पर 0% को भी शामिल करती है, लेकिन जीएसटी में 0% की दर शामिल क्यों करेंगे भैया? हम किसी से कोई टैक्स ही नहीं लेंगे तो उसको करों में शामिल क्यों करेंगे? इसलिए ध्यान रखिएगा, इस 0 को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी स्लैब में मुख्य रूप से 4 स्लैब इसकी है, 5%, 12%, 18% और एक और आपकी 28%। अगर जीएसटी काउंसिल की मैं बात करूं दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, जिसे जीएसटी परिषद के नाम से जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 279A है इसका आर्टिकल। ये इससे संबंधित है, कई बार पूछा भी गया है। अगर मैं बात करूं कि जीएसटी काउंसिल के पहले जो है, ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर केंद्रीय वित्त मंत्रियों की अगर हम बात करें साथियों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो जीएसटी काउंसिल के वित्त मंत्री थे उनका नाम था अरुण जेटली, क्योंकि उस समय सरकार में अरुण जेटली जो थे वित्त मंत्री थे, ये पहले वित्त मंत्री थे इस जीएसटी काउंसिल के। ठीक है, और इसके बाद जो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एक हमारी महिला वित्त मंत्री है, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, क्या नाम है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, यह वर्तमान में जीएसटी काउंसिल की क्या है? तो यह वर्तमान में जीएसटी काउंसिल की क्या है दोस्तों? जीएसटी काउंसिल की भैया वर्तमान में अध्यक्ष है, केंद्रीय वित्त मंत्री है भारत सरकार की। ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल का कोरम कितना है, यानी कि कितने लोग जो हैं इसमें बैठते हैं, तभी जाकर के जीएसटी काउंसिल को बनाया जाता है या निर्णय लिए जाते हैं। तो इसके कोरम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोरम शब्द से प्रयोग किया जाता है कि कुल सदस्य संख्या का 50% लोग अगर जीएसटी परिषद में शामिल होते हैं, ठीक है, तो वह कोरम माना जाता है, यानी कि 50% लोग तो होने ही चाहिए। अगर इसके सदस्यों की मैं बात करूं जीएसटी काउंसिल के, तो ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों के वित्त मंत्री और जितनी भी जो यूटी है, ठीक है, उसके यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के वित्त मंत्री जो हैं ये इसके सदस्य होते हैं। लेकिन दरअसल इससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार एक प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, और वो प्रश्न क्या पूछा गया कि जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। यहां तक चीजें समझ में आ गई है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल में, समझना, जीएसटी काउंसिल में निर्णय कितने बहुमत पर होता है, यानी कि जीएसटी काउंसिल में निर्णय कब लिया जाता है, तो मैं आपको कहूंगा कि जितने भी उपस्थित होते हैं उसका 3/4 बहुमत अगर होता है ना, तो उपस्थित का 3/4 बहुमत, ठीक है, बहुमत अगर होगा तभी जीएसटी काउंसिल के निर्णय लिए जाते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात आपकी यहां पर हो जाती है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको जरा आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अच्छा, अगर जीएसटी की श्रेणी से किसी को बाहर किया गया है, समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी की श्रेणी से किसको बाहर किया गया है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जीएसटी की श्रेणी से या जीएसटी से बाहर कुछ वस्तुएं अभी हैं। कौन कौन सी वस्तु है तो वो समझना।
एक तो आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की संख्या कितनी है, तो 5 है। इन 5 पदार्थों को जीएसटी की श्रेणी से बाहर किया गया है। सबसे पहली बात, ये 5 पदार्थ कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है कच्चा तेल। क्या है, कच्चा तेल। और कच्चे तेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रूड ऑयल बोलते हैं। वहीं पर दूसरा है डीजल, तीसरा है पेट्रोल। ठीक है, ये सब आपके पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया चौथा, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नेचुरल गैस के नाम से इसको जानते हैं। वहीं पर एक आपका एविएशन ईंधन, या हम बोलेंगे वायुयान ईंधन, जो हवाई जहाज होता है उसमें जो ईंधन डाला जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे एविएशन फ्यूल। ठीक है, इसको भी इस श्रेणी से बाहर रखा गया है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें से, तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। इसके अलावा भी कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा। ये तो पहली बात हो गई। ये दूसरी बात है अल्कोहल। जो मानव अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, उसको भी जीएसटी की श्रेणी से बाहर किया गया है। अभी भी राज्यों के पास में ही है यह कि भैया राज्य तुम टैक्स ले लो जीएसटी के ऊपर। आ रही बात समझ में। ये दूसरा आपका एग्जाम्पल यहां पर बन जाता है। तीसरा हो जाता है स्टाम्प बिक्री। तो स्टाम्प है, उस पर भी जो है वह जीएसटी नहीं लगता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पर एक और शब्द है आपका अफीम। ठीक है, तो अफीम पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है, राज्य वसूलती है, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। बहुत ही बढ़िया, शानदार। कितने मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में, तो 33 मेंबर होते हैं साथियों। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो, अगली मैं बात कर लेता हूं। जीएसटी को कुल मिलाकर के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर तीनों श्रेणियों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली जो श्रेणी है जिसे हम बोलते हैं सीजीएसटी, और सीजीएसटी के लिए हमारे पास शब्द है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जिसे सीजीएसटी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो श्रेणी है साथियों, जिसे एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टेट, क्या बोलेंगे, स्टेट जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरी जो श्रेणी है साथियों, जिसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। और आईजीएसटी के लिए हमारे पास में शब्द है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इसे हम अंतरराज्यीय जीएसटी भी बोलते हैं, या इंटर स्टेट जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट जीएसटी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंटर स्टेट जीएसटी किसे कहा जाता है, तो आईजीएसटी को कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि आपको जीएसटी से लेकर के, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी की सिफारिश किसने की, तो विजय केलकर समिति ने की, 2003 की समिति है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जीएसटी की स्लैब कितनी है, तो वर्तमान में 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि जीएसटी से बाहर किन किन पदार्थों को रखा गया है, तो पेट्रोलियम पदार्थ, जिसके अंतर्गत 5 चीजें आती है, कच्चा तेल, डीजल। कच्चा तेल का मतलब होता है क्रूड ऑयल, आप जानते भी होंगे, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया आपका, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, वहीं पर मैं आपको बताऊं प्राकृतिक गैस हो गई, वायुयान ईंधन हो गया, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगली बात हम कर लेते हैं अल्कोहल की और शराब की। इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल जब भी कह देगी कि भैया इन पर टैक्स लेना है, तो ले सकती है। यह जीएसटी काउंसिल के ऊपर यह बात छोड़ी गई है कि जब जीएसटी काउंसिल जैसा कह देगी वैसा हम कर लेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, हाँ, एक बच्चा एक प्रश्न पूछ रहा है कि सर जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं, उस राज्य का नाम था असम। क्या नाम था? असम। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, पहला राज्य जो था, फर्स्ट स्टेट जो था दोस्तों जीएसटी लागू करने के लिए, उस राज्य का नाम था, क्या था? असम था। ठीक है, असफ हो गया, असम लिखना है, असम है। ठीक है, यह पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, फैक्चुअल बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला राज्य यह है। अगर दूसरे राज्य की बात की जाए साथियों, तो दूसरा राज्य आपका बिहार है। कौन है? बिहार। बिहार तो ऑलरेडी बहुत फेमस है साथियों, है ना। तो बिहार इसका दूसरा राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया। मेरे ख्याल से इतनी बातें जीएसटी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सभी का कमेंट दिख रहा है, समय कम है दोस्तों, इसलिए मैं आगे लगातार बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है,
चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये तो हो गई टैक्स से संबंधित बात। इतनी बातें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका काम बन जाएगा। अगली बात है दोस्तों जिसे हम कहते हैं जिसको हम कहेंगे, मैं हेडिंग पे डाल देता हूं, जिसे हम बोलेंगे जनगणना। ये जनगणना वाला टॉपिक कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, है ना। सेंसस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसस या जनगणना के नाम से इसको जानते हैं। और जनगणना में क्या कुछ खास है वो जरा समझिएगा, केवल रट्टाफिकेशन की चीज है, इसको आपको पढ़ना ही है। भारत की अगर जनगणना की बात की जाए, केवल 5 मिनट लूंगा, उसके बाद जनगणना का टॉपिक खत्म करने के बाद फिर आपकी जो क्लासेस है जिसमें आपका बजट और राष्ट्रीय आय बचेगा वो मैं करवा दूंगा, है ना। उसकी टेंशन मतलब एक क्लास और लगेगी तो क्या दिक्कत पड़ेगी, है ना। एक क्लास में आप बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास की तो बात है साथियों, फिर हम देखेंगे, फिर आराम से इत्मीनान से कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ या इसी को 1210.9 मिलियन की श्रेणी में रखते हैं। आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप गुणा करके समझ लेंगे तो 121 करोड़ आपको जनसंख्या मिलेगी। इसमें ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 833.7 मिलियन जनसंख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो भारत की 2011 की जनगणना में से लगभग 69% जनसंख्या जो है वह गांवों में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 377.1 मिलियन या इसी को हम बोलते हैं 31.1% जो है वह जो है ध्यान रखिएगा शहरों में निवास करती है, यानी कि नगरों में रहती है। यह बात ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो उसके अनुसार ध्यान रखना 2001 से लगाकर 2011 तक के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 10 सालों में कितनी वृद्धि जनसंख्या में हुई है, तो कुल वृद्धि अगर पूछा जाए तो 17.7% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि आपसे पूछा जाए, रूरल एरियाज में वृद्धि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा रूरल एरिया में अगर वृद्धि आपसे पूछा जाए तो 12.3% की वृद्धि होती है साथियों। वहीं पर अगर नगरीय क्षेत्रों की बात की जाए, नगर में अगर वृद्धि की पूछा जाए तो 31.8% की वृद्धि हुई है, यानी कि गांवों की तुलना में नगर के लोगों में जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा हुई है। यह बात आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं, जहां पर नगरीकरण कम हुआ है। ऐसे राज्य जहां पर नगरीकरण कम हुआ है, जहां पर शहरों का बसाव कम हुआ है, वह राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नगरों का विकास कम हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल, CGST, SGST, IGST नहीं कराए। मोहित शर्मा जी ये क्या है? मोहित शर्मा जी ये क्या है मेरे भाई? ये जरा देखो, ये क्या है? CGST, SGST, IGST मैंने फुल फॉर्म भी बताए हैं। CGST जो केंद्र सरकार लेती है, SGST जो राज्य सरकार लेती है, और IGST जो अंतरराज्यीय सरकार लेती है। भैया एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में सामान पहुंचता तो उसे हम IGST के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारी बातें करवाई तो है मेरे भाई। तो पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश जहां पर नगरीकरण सबसे कम हुआ है, दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर असम है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। वहीं पर 5वें नंबर पर आपका मेघालय पड़ता है। अगर देश में लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा लिंगानुपात वर्तमान में 943 है, जो देश में लिंगानुपात की श्रेणी में आता है। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर, ध्यान रखिएगा 1000, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं। यानी कि वर्तमान में कुछ महिलाओं की कमी है, क्योंकि एक पुरुष को एक महिला तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। वो शादी, फिर यहां समझ सकते हो कि महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है, इसका मतलब महिलाओं की कमी है, ठीक है। वहीं पर बात करें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 382 पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाली जाती है। यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में आप जाते हो तो 382 लोग आपको दिखाई देते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है 11,320 का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस यूटी में या किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या शहर में, तो दिल्ली में है। वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। और देश का अगर एवरेज निकाला जाए तो 382। कितना ज्यादा है? लगभग 11,000 ज्यादा है दोस्तों, 11,000 लोग ज्यादा रहते हैं। यह आपको बात ध्यान रखना है। अगर राज्यों में बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में शीर्ष पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ध्यान रखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1106, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग आपको वहां पर दिखाई देंगे।
और सबसे कम पूछा जाए तो कहां पर है जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि 17 ही है। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में आप जाएंगे तो 17 लोग आपको वहां पर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खूब डीजे बज रहे हैं। दिव्यांशु जी शादी है क्या आपकी? चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करें तो सबसे पहला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है और पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। कम नहीं है, बहुत आगे तक है, ठीक है। वहीं पर अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य की हम बात कर ले तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, फिर मिजोरम की और फिर अरुणाचल प्रदेश की है साथियों। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात कर ली जाए तो पहले नंबर पर दिल्ली आता है, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी आता है और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ आपका आता है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने आपको बताया भी सही, दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना, आगे बात करते हैं। ये रहा आगे, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। जहां पर सबसे कम जनसंख्या है तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, फिर दमन और दीव में है, फिर तीसरा दादरा और नागर हवेली में है, ठीक है। वहीं पर अगली बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा 10 वर्षों में सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वह मेघालय में हुई है, लगभग 27.9% की वृद्धि हुई है 2001 से लगाकर 2011 तक की जनगणना के बीच में। वहीं पर दूसरा राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 26% की वृद्धि हुई है साथियों। तीसरा जो है बिहार है, जहां पर 25.4 की वृद्धि हुई है, और चौथा आपका मणिपुर है, और पांचवा जम्मू कश्मीर है साथियों। इतनी वृद्धि है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 टॉप राज्य है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आदमी के ऊपर आदमी, बिल्कुल, है ना, ये इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए गुरुजी दुर्गा जी मेरे गांव 3 जगह पर रखी गई है, दिव्यांशु जी, तो बढ़िया, आराम से एंजॉय करिए, फिर 3 जगह है तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए अगली बात कर लेते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की अगर हम बात कहें तो सबसे कम 10 वर्ष में कहां पर जनसंख्या बढ़ी है, तो ध्यान रखिएगा नागालैंड में लगभग माइनस में आंकड़ा जा रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ी ही नहीं, कम हुई उल्टी, है ना। फिर केरल है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर गोवा है, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर पर सिक्किम है। ये मैं जान करके करवा रहा हूं आपको ये सारी जनसंख्या वाली यूनिट। कारण क्या है कि रट्टाफिकेशन है, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अभी नई जनसंख्या अगर हो जाती है, जनगणना हो जाती तो हेडेक खत्म हो जाएगी आपकी, लेकिन अभी नहीं होगी, अभी परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ही होगा। अगली बात कर लेते हैं साथियों। अगली बात है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो दादरा एवं नागर हवेली पहले पर है, यहां पर 55.9% की वृद्धि हुई है, दमन एवं दीव 53.8 और फिर पुडुचेरी में लगभग 28.1% की वृद्धि हुई है। अगर वहीं पर ध्यान रखिएगा साथियों, अगर वहीं पर न्यूनतम दशकीय दर वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो पहले पे केंद्र शासित लक्षद्वीप आता है, दूसरे पे अंडमान आता है और तीसरे पे चंडीगढ़ आता है। मेरे ख्याल से रिपीट हो गई ये बात है ना। चलिए ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां पर हुई है, जो कि गांव के क्षेत्र में रहते हैं, तो मेघालय में सबसे ज्यादा हुई है दोस्तों। रूरल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है मेघालय में मापी गई है। वहीं अगर नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कहां पर है, तो दमन एवं दीव में लगभग 218.8% की वृद्धि यहां पर मापी गई है। 2011 के संदर्भ में भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य में मैंने आपको बता दिया गोवा है ना। सबसे ज्यादा नगरीकरण गोवा में हुआ है, मिजोरम में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, केरल तथा महाराष्ट्र में हुआ है। ये बातें शायद हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार आपका पहला राज्य है जहां पर 1106 जन घनत्व है, दूसरा पश्चिम बंगाल है 1028, तीसरा आपका केरल है 860 और चौथा आपका यूपी है 829 और पांचवा आपका हरियाणा 573 की श्रेणी में आता है, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये टॉप 5 राज्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी लिख दें, ओहो निधि जी इंग्लिश में भी लिखते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं निधि जी, मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक जन घनत्व को हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। घनत्व को हम डेंसिटी बोलेंगे, जन को मतलब जनता यानी कि पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल, है ना। ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाएंगे, जैसे विनायक बैच में तो ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर मैं इन सब चीजों को मेंशन करूंगा ही करूंगा। अगर न्यूनतम जन घनत्व वाली की अगर बात की जाए 5 राज्यों की, तो पहले पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे नागालैंड और पांचवें पे क्या है, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो दिल्ली आता है, फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी आता है। ये सारे आंकड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यही याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात जिसे हम सेक्स रेशो कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो, यानी कि केरल में 1084 महिलाएं हैं, पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं।
वहीं पर तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 1993 है, सॉरी 993 है, छत्तीसगढ़ में 991 और मेघालय में 989, लगभग 989 से ऊपर ही है। यह आंकड़ा जरूर याद कर लिएगा, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा केरल में है, लगभग 1084। ठीक है, अगर कम से कम लिंगानुपात की बात की जाए, कम से कम न्यूनतम यानी कि मिनिमम सेक्स रेशो की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों, यानी कि महिलाओं की संख्या केवल और केवल 879 ही है, बाकी पुरुष ज्यादा है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 889 है, सिक्किम की बात करें तो 890 है, और वहीं पर पंजाब की बात करें 895 है, और यूपी में 912 जनघनत्व यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पर पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, तो पुडुचेरी में जो सेक्स रेशो है वो 1037 है, यानी कि 37 महिलाएं एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप में 947 महिलाएं हैं और अंडमान एवं निकोबार में 876 महिलाएं हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा केरल की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा केरल की है, पहला ही याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। दूसरा मिजोरम है, तीसरा गोवा है, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ जो राज्य आपका माना भी जाता है बिहार, है ना, 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मली कालू यादव जी, कालू जी आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लासेस को आप रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ठीक है, चलिए, नहीं तो आप आइए विनायक बैच में, आपका एडमिशन करवा देते हैं आराम से, उधर इत्मीनान से क्लासेस लीजिएगा आप। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, कालू जी आपका नंबर मैसेज कर दीजिएगा, विनायक बैच में मैं आपको एक्सेस दिला दूंगा। इकोनॉमिक्स उसमें बहुत सारी बची हुई है, वहां इत्मीनान से पढ़ेंगे हम, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात कर लेते हैं साथियों। अगली बात है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले जो 5 राज्य हैं, मतलब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है। देखो थोड़ा सा बाइफरफिकेशन कर दिया इसमें कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है वो कहां पर की गई है, तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता केरल राज्य में है, यानी कि यहां पर मेल जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 96.1% लगभग लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं पर दूसरे पे मिजोरम आता है 93.3%, तीसरे पे आपका गोवा आ जाता है 92.6% लोग जो हैं पुरुष जो लोग हैं वहां पर पढ़े लिखे, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। लिटरेसी का मतलब जो होता है, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता दर, मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो अगर कोई अपना नाम भी लिखना जानता है तो उसे हम साक्षर कहते हैं। आ रही बात समझ में? साक्षरता का मतलब है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है शिवानी जी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग में भी पुरुष कहां पर है, तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पर मेघालय है और पांचवें नंबर पर आपके झारखंड राज्य है। यहां पर सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतिशत दर है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आरडब्ल्यूए परिवार कितने मिलियन पर जयपुर आएगा? राकेश जी ये तो नहीं पता कि जयपुर कितने मिलियन पर आएंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि 10 मिलियन पर हम इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, है ना। आपकी वहां पर हम प्रतीक्षा करेंगे, जल्दी से आइएगा आप लोग, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। अभी डेट शायद अनाउंस नहीं हुई है, तो डेट अनाउंस करने से मैं भी बच रहा हूं। जिस डेट पर विचार किया जा रहा है वो डेट जो है मेरे ख्याल से 20 नवंबर के बाद की ही कभी की डेट है, तो तब हम इलाहाबाद में प्रयागराज में मिलने वाले हैं, शानदार तरीके से वहां पर एक आयोजन करने वाले हैं साथियों। ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले प्रतिशत वाले जिले हो गए। वहीं पर सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो किस राज्य की है, तो केरल की सबसे ज्यादा महिलाएं साक्षर है, लगभग 92.1% है। दोस्तों मैं तो आपको इतना कहूंगा कि केवल एक राज्य आप पढ़ लो, बाकी 4 क्यों याद करते हो, केवल केरल याद करो। मैं तो 5 आपको दूंगा ही दूंगा, मास्टर हूं तो। दूसरा मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे आपका त्रिपुरा है और 5वें पे नागालैंड है। अगर सबसे कम महिलाओं की बात की जाए तो वही बात है। ठीक है, बिहार में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी है, फिर राजस्थान में कम पढ़ी लिखी है उससे, फिर उससे कम झारखंड में है, फिर उससे भी कम जो है जम्मू कश्मीर में, फिर यूपी में है। यानी कि सबसे कम महिला जो है साक्षर वो बिहार की, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा जो है राजस्थान की, मतलब ये टोटल 5 है। आपको तो केवल पहला राज्य आपको याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है,
तो बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, यूपी में और हरियाणा में। ठीक है, फिर न्यूनतम जनघनत्व कहां पर है, तो शायद ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम जो है जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपकी हो चुकी है, इसलिए अब इनकी पुनः बात नहीं करेंगे, ये सारी की सारी बातें मैं करवा चुका हूं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात कर ले साथियों, तो ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है चाइल्ड सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, हरियाणा में 834 लड़कियां पैदा होती है, शिशु लिंगानुपात ये है, लड़कियों का अनुपात 834 ही है। वहीं पर बच्चियां पंजाब में 846 है, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 862 है, और राजस्थान की बात की जाए तो 888 है, वहीं गुजरात की बात की जाए तो 890 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, ये जनगणना वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आई होगी। थोड़ा जनगणना वाला टॉपिक आप रट्टाफिकेशन की चीजों में है, उसको रटना ही पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए हमारे पास में कुछ विशेष उपाय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई भाई बहन मुझसे नाराज हो कि सर ये आपने बहुत फास्ट करवा दिया, तो मेरे मित्र, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है, याद तो आप ही को करना है। हम तो केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, याद आप ही को करना है। फिर भी मैंने कोशिश करी, आज की क्लासेस मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया है एक्स्ट्रा, है ना। खैर, फिर भी जैसे भी है, कुछ भी हुआ लेकिन हुआ। राष्ट्रीय आय का एक टॉपिक बचा हुआ है, बजट का एक टॉपिक बचा हुआ है। ये दोनों के दोनों टॉपिक मैं आज शाम को, रात को पूरा करूंगा। अगर आज रात को मेरी क्लासेस शेड्यूल नहीं हुई तो फिर मैं कल दोपहर 2 से 3 बजे तक मैं इसको पूरा कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं हर चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद बाकी की जो चर्चा है अब हम कल करेंगे, दोपहर 2 बजे मुलाकात करेंगे, या फिर आज रात को 9 बजे बाद मुलाकात करेंगे। अगर मैं मैनेजर सर से बात करूंगा, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आज ही इसको भी खत्म कर दूंगा और आपकी क्लासेस का दी एंड कर दूंगा, इकोनॉमिक्स की क्लासेस का दी एंड कर दूंगा। तो चलिए, कैसी लगी आपको क्लासेस कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आपके डाउट ग्रुप बने हुए हैं, उन डाउट ग्रुप्स को जो है मैं बिल्कुल शानदार तरीके से लेकर के आ रहा हूं। आप सभी जानते हैं साथियों कि 27 नवंबर को, सॉरी हाँ 27 तारीख को, ये जो 27 अक्टूबर आ रहा है, इस 27 अक्टूबर को आपकी पैट की मैराथन है। आप यूपी SSSC पैट में जितने भी क्वेश्चन आपसे मैं मैराथन में करूंगा, उनको जरूर कंठस्थ करके जाइएगा साथियों। वहां से आपकी परीक्षा के इर्द गिर्द जो है वह परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार साथियों। मिलते हैं आपसे शीघ्र कल दोपहर 2 बजे या फिर आज शाम को, जैसा भी शेड्यूल बनता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया, जय श्री महाकाल।